रेकी कर रहे क्या? रायपुर में पुलिस की कमी हो गई थी क्या? रायपुर के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जो दंतेवाड़ा पुलिस ईडी के दम पे ये डराने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप अजय जी आपकी बहुमत ही नहीं है तो बस कहां से बन जाएगी? प्रश्नकाल प्रश्नकाल आपके लिए है, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के लिए। प्रश्नकाल के बाद उठाए ना आप। मेरा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप बैठिए। एक मिनट अध्यक्ष जी खड़े हो,
इतनी अशिष्टता तो नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, अशिष्टता तो नहीं होनी चाहिए। बैठिए, अध्यक्ष जी खड़े हैं, उसको तो सुनिए। बैठिए। प्रश्नकाल पक्ष विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है और आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा नहीं है कि हम प्रश्नकाल को बाधित करें। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद शून्यकाल में पूरा समय रहेगा, आपको पूरा पर्याप्त समय दूंगा, आप सारे विषय उठा सकते हैं। लता उसेंडी जी प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या? किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त हुई है क्या निविदा को लेकर? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडागांव जिले में निविदा को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से जानकारी चाहा था। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि निविदा को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है, अगर जो शिकायत प्राप्त हुई है उस शिकायत के आधार पे माननीय मंत्री जी के ओएसडी द्वारा क्या संचालक महोदय को, अवर सचिव को पत्र लिखा गया है क्या कोई कार्यवाही के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में ही कहा कि निविदा संबंधी शर्तों को पालन करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई शिकायत हो तो मुझे दे देंगे, मैं उसको नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 महीने हो गए लगातार शिकायतें चल रही है और इस पे माननीय मंत्री जी के यहाँ से भी चिट्ठी गया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ 10 महीने हो गए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा को लेकर, वाहन को लेकर जो भी जिम्मेदार अधिकारी है इन वर्षों में माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर क्या माननीय मंत्री जी उन्हें उन विभागीय जांच करेंगे या निलंबित करेंगे? जो भी जवाबदार अधिकारी है उसमें मेरा जो क्वेश्चन है माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो वाहन एनएचएम के द्वारा जो वाहन संचालित होता है वो विभागीय है या फिर टेंडर के द्वारा कराया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनएचएम से विभिन्न पदों से पैसा जो प्राप्त होता है उसमें चिरायु योजना जैसे वाहन के लिए होता है, ये विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए निविदा के आधार पर ही उसको जो वाहन है उसको रखा गया है और किसी प्रकार की निविदा में गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मैंने कहा जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार में भी लगाकर लिया गया और शिकायत भी माननीय मंत्री जी क्या गया है। मैं ये माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसमें सीएमएचओ, डीपीएम, डीएमओ तीनों इसके लिए दोषी है माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या तीनों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे क्या? मेरे पास पूरी इसकी जानकारी है सारी चीजों की। निविदा भी तो किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्लैक्स का निविदा किया गया है जिसका दर 7.90 इसका भुगतान 17 रुपए से कराया गया, उसका बिल भी है माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास, ये बिल की कॉपी भी रखी हुई है। विभागीय जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इनके पास जो भी जानकारी है मुझे दे देंगे तो मैं नियमानुसार इसको अपने उससे दिखवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय जांच कराएंगे क्या? विभागीय जांच अगर इनके पास कोई तथ्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा तथ्य है माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत का विभागीय जांच कराएंगे क्या? ठीक है, उसको जांच करा दें, विभागीय जांच नियमानुसार जांच करा दें। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान छोड़कर
गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, दिलीप लहरिया, श्री राम कुमार यादव जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्रीमती संगीता सिन्हा, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा नीलंबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुव, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल गोंडवाना पार्टी के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया निलंबित सदस्य सदन के बाहर जाएं। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, इसी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इसी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इसी से डराना बंद करो, बंद करो, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, ट्रिपल इंजन फेल है, चौथा इंजन भी फेल है। प्रश्न क्रमांक 2 श्री अटल श्रीवास्तव, प्रश्न क्रमांक 3 श्री विनायक गोयल, प्रश्न क्रमांक 4 श्री चूंकि प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रक्रिया और कार्य चालन संबंधी नियमावली 250 के उपनियम 1 के तहत माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गए थे, उनका निलंबन मैं समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप अपना प्रश्न करिए। विनायक जी प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या लोकसभा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने मेडिकल कॉलेज हैं जो कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है? कृपया उनका नाम बताने का कष्ट करें। मेडिकल कॉलेज में डिमरापाल में विगत 2 वर्षों में क्या क्या मशीन, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण कितनी कितनी राशि के क्रय किए गए हैं? वर्तमान में प्रश्नकाल अंतर्गत मशीन में चालू अवस्था में है या नहीं? क्या ये मशीन एवं अन्य उपकरण की खरीदी बिक्री में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उसका क्या कार्रवाई की गई? जानकारी देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखित में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दिया हूं, फिर भी बता देता हूं कि प्रदेश में कुल 4 मेडिकल कॉलेज हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित हैं, जिनमें स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर, राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर। ये 4 महाविद्यालय संचालित है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अभी माननीय हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 2 और मेडिकल कॉलेज अनुसूचित क्षेत्रों में, एक मनेंद्रगढ़ में और एक कांकेर में भी स्वीकृत है, जिसके अभी आने वाले समय में संचालित करेंगे। और दूसरा प्रश्न इन्होंने मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में 2 वर्षों में मशीन खरीदी का इन्होंने जानकारी चाहा है। तो 2 वर्षों में मशीन, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण संबंधी जो उपकरण हैं 3,89,58,025 रुपये 20 पैसे का खरीदी किया गया है, जिसकी जानकारी प्रपत्र अ में
उनको दी गई है और किसी भी मशीन और कंप्यूटर के खरीदी में किसी प्रकार का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। सभी मशीन और कंप्यूटर संचालित हैं, इसलिए इनका जो घ नंबर का प्रश्न है अनियमितता संबंधी कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। करिए, प्रश्न करिए विनायक जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में उपकरण वहाँ पर है, मगर कुछ बंद पड़ी हुई है, जैसे कंप्यूटर है, एक्सरे मशीन है, साथ में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको भी जानना चाहता हूं कि अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन कंप्यूटर और उपकरणों की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी और आज भी पूरी जानकारी ले ली है। कोई भी उपकरण और मशीनरी बंद नहीं है, सभी संचालित हैं। हाँ, बीच में कुछ पहले गए होंगे तो खराब रहा होगा, मैं भी दौरे में गया था तो उसको सबको ठीक करने के लिए कहे गए थे, परंतु आज की स्थिति में सभी चालू है। और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर का है, वो हमारी भी चिंता है कि जल्दी से जल्दी कैसे चालू हो, और बताते हुए सदन को खुशी हो रहा है कि हम लोग जल्द ही चालू कर रहे हैं। उसके लिए जो संचालन हेतु जो डॉक्टरों की उपलब्धता हमारे यहाँ प्रदेश में विशेषज्ञों की कमी होने की वजह से हम लोग उसको टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर के जैसे बड़े हॉस्पिटल उसमें आएंगे और उसका संचालन राज्य सरकार ही करेगी। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा विषय ये है कि हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेजों में जो डॉक्टर और प्रोफेसर हैं वो नहीं जाते हैं, उसके लिए जो पहले का दर था उसको लगभग हमने 3 गुना से ऊपर भी प्रस्तावित किया है। और जल्द ही मुझे लगता है कि विशेषज्ञों की कमी दूर हो जाएगी, जिसमें जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में जो 90,000 प्राध्यापक का देते थे उसको अब 3,30,000 तक का प्रस्तावित किए हैं। और जो सह प्राध्यापक हैं उनको 80,000 से 2,80,000 तक करेंगे। तो जो 50,000 देते थे सहायक प्राध्यापक सुपर स्पेशलिटी के, उनको 1,80,000 और सीनियर रेसिडेंट्स को 40,000 से 1,30,000 तक की हम लोग प्रपोजल वित्त को भेजे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि डॉक्टरों की कमी नहीं होगी और जगदलपुर का सुपर स्पेशलिटी जल्द ही आने वाले समय में हम लोग चालू कर रहे हैं। जी अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय जो मेरे विधानसभा हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूं कि लोकल स्थानीय लोगों को, जैसे वार्ड बॉय है, सीपर है, आया है, साथ में वहाँ के नर्स है जो कोचिंग करके अपने स्थानीय लोग बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को एक रोजगार मिले। और साथ में कांग्रेस शासन ने जो स्वर्गीय बलिराम मेडिकल कॉलेज को बदल के स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से किए गए, उसको पूर्ण स्वर्गीय बलिराम नाम के नाम से उसको हॉस्पिटल को किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्थानीय लोगों के रोजगार संबंधी चिंता किए हैं। इस विषय में मेरा जगदलपुर दौरा था तो उस विषय में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई है, परंतु शासन के नियमानुसार जो हम ठेका देते हैं वो प्लेसमेंट एजेंसियों को देते हैं और उसके जो नियम शर्त पूरा करने वाले हैं। मैंने इनको कहा है कि स्थानीय लोगों को वहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लें, तो वो सभी शर्तों को पूरा करेंगे। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि स्थानीय लोगों को वहाँ ठेका भी दें, और यदि बाहर के कोई ठेका लेते भी हैं तो ये पूरा प्रयास होगा कि स्थानीय लोगों को जो उनके योग्यता धारक हैं उनको उन क्षेत्रों में लें, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ काम भी अच्छे सुचारू रूप से हो सकेगा। दूसरा, जो नाम परिवर्तन की बातचीत कहे हैं तो उसको एक बार मैं उसको दिखवाऊंगा कि यदि नाम को बदला गया है तो उसके क्या कारण है, तो एक बार उसको बैठकर हमारे एक समिति के माध्यम से उसका परीक्षण हम कराएंगे। चलिए ठीक। श्री धर्म कौशिक के स्थान में श्री अजय चंद्राकर को अधिकृत किया है। अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले इशारा करना ठीक नहीं है। अरे मैं कोई इशारा नहीं नहीं वो मैं आप प्रश्न करिए, गंभीरता उसको बनाए रखिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी के माध्यम से, कि ये जो साइबर क्राइम हुए हैं छत्तीसगढ़ में जितने हैं, उसमें डिजिटल अरेस्ट की कितनी घटनाएं हुई हैं और उसमें कितने प्रकरण में आपने कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट की कुल प्रकरणों में से जो डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो 12 प्रकरण हैं और उसमें 12 के सभी प्रकरणों में कार्यवाही भी की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर ठगों से जो आपने जानकारी दी है उसमें लगभग 168.12 करोड़ रुपये वसूल की गई है, ठगी गई है इतनी राशि। साइबर ठगों द्वारा ठगी की गई राशि का विवरण आपने इतनी राशि का दिया है। उसमें से आपने कितनी राशि वसूल की है ठगों से? और जैसा आपने बताया कि 5 करोड़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा वसूल की गई है, तो वो आपके पास कितनी राशि जो आपने उसमें वसूल की है और कितना आपने ठगे गए लोगों को वापस किया है और कितनी राशि शासन के पास या विभाग के पास रखी हुई है और उसको कब तक आप लौटाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के कुल प्रकरणों में से 168 करोड़ की राशि मैंने ठग ली गई। उसमें से 5 करोड़ 20 लाख की राशि वो वापस दिलाई गई है और जो होल्ड हमारे अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में राशि होल्ड की गई है, 4,427 ये अकाउंट्स हैं जिसको होल्ड किया गया है और इस होल्ड अकाउंट में 4 करोड़। माननीय मंत्री जी, होल्ड की ओर नहीं, मैंने पूछा था कि आपने 168 करोड़ रुपये की ठगी हुई, तो आपने 5 करोड़ रुपये वसूल किया है या उससे ज़्यादा वसूल किया है? और ज़्यादा वसूल किया है तो क्या सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख रुपये ही आपने वापस किया है? ज़्यादा राशि यदि है आपके पास तो विभाग के पास उसको कब तक आप वापस करने जा रहे हैं और बाकी वसूली के लिए आपकी क्या कार्रवाई चल रही है, ये पूछा था मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 20 लाख की राशि पीड़ितों को वापस की गई और 4,400 मतलब जितने खाते होल्ड किए गए हैं उसमें 4 करोड़ 13 लाख की राशि अभी है, जिसका परीक्षण और इसके अंतिम निर्णय के उपरांत उसको भी दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठगी के बाद अभी भी चालू बैंक खाता जो है 1795 है, जो जानकारी परिशिष्ट में आपने दी है, और उसके बाद 921 खाते ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो और ठगी की घटना 921 खातों में एक से ज़्यादा बार हुई है। तो अभी तक इन खातों को फ्रीज नहीं किया गया और अभी तक चालू है। इसको जारी रखने के पीछे विभाग की क्या मंशा है या किन कारणों से इसको चालू रखा गया है, ये बताने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब जब ये साइबर फ्रॉड की दिशा में अपन ये करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, अनेक लेयर में इस पर चर्चा होती, ये होता है, ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है आगे, राशि एक खाते में, एक खाते के बाद दूसरे खाते में, दूसरे खाते के बाद तीसरे खाते में, तो पहला खाता जहां जाता है उसको अनिवार्यतः बंद कर लिया जाता है और उसके बाद के खातों में हो सकता है कि उसने कहीं खरीदी की है और खरीदी के बाद वहां भुगतान कर दिया है, तो मर्चेंट का खाता पता चला तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है कि उसको उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज करके और खाता फ्रीज नहीं किया जाता है। ये स्थिति उसमें अपनाई जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए जो स्थिति अभी मैंने माननीय सदस्य महोदय से कहा कि जितने खाते बंद नहीं किए गए हैं उनके पीछे, हर खाते के पीछे ऐसी ही कोई ना कोई विषय है, इसलिए वो। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय,
921 खाते ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 बार ठगी हुई। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो अभी भी चालू है। अब बोल रहे हैं, बोल लीजिए। नहीं, 921 खाते ऐसे हैं जिसमें 1 से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुआ है। ये चालू है ऐसा नहीं, ये चालू है ऐसा नहीं है। इसमें 1 से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें 1 से अधिक बार राशि ट्रांसफर हुई है, वो बंद भी हो सकते हैं। बंद हो गई? हाँ जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा छोटा 2 विषय है। कुल 722 लोगों को आपने चिन्हित किया। 722 लोगों में से आपने 347 की गिरफ्तारी की। बाकी लोगों के गिरफ्तारी के लिए या बाकी जांच के लिए आपके, सुन लीजिए ना पूरा, बाकी लोगों के जांच या तेजी आए, इसको इसलिए बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण ये पहली बार बहस में आ रहा है और ये बड़ी समस्या है। तो बाकी लोगों के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, एक, और दूसरा इसमें विषय ये है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास साइबर क्राइम के लिए क्या क्या विशेषज्ञता है कि वो शीघ्रता से निराकरण हो। विशेषज्ञता भी बताएंगे थोड़ी आप? जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता वस्तुतः वर्तमान में समाज की जो चिंता है वही है, और भारत, संपूर्ण भारत वरन संपूर्ण विश्व की सुरक्षा भी साइबर सुरक्षा के बिना अब संभव नहीं है। भारत में ही हम देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय तो 2024 में 20 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये पूरे दुनिया का 40% से अधिक है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इतनी बड़ी संख्या में, मतलब लोकसभा का एक विषय टीवी पर देखा था माननीय अध्यक्ष महोदय, पी चिदम्बरम जी कहते थे, गो टू अ विलेज हाउस, बाय पोटैटोज एंड टमाटोज and pay rupees 750 using a credit card. What will a poor woman do in such a situation where there be an ATM machine, there be an electricity, there be Wi-Fi, there be internet? ये चिदम्बरम जी ने भाषण दिया था उस समय जब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ी थी। और उसके बाद आज भीम हमारा जो ऐप है, गेटवे है, UPI है, ये जर्मनी और फ्रांस में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि एक गांव में एक महिला आलू बेच रही है और उसके पास जब एक व्यक्ति खरीदने जाता है तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही भुगतान कर रहा है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतना आगे बढ़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ हम जब जाते हैं तो साइबर अपराध भी भारत में बढ़े हुए दिख रहे हैं। भारत में, पूरी दुनिया में बढ़े, भारत में भी बढ़े। ये 722 जो आरोपी वर्तमान में चिन्हांकित हैं, ये पूरे नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्य महोदय की चिंता से के आधार पर उनसे कहना चाहूंगा, ये 722 आरोपी अभी तक चिन्हांकित हुए हैं, इसमें तो और आरोपी हैं। आपने जो परिशिष्ट दिया है मैं उसी के अंदर ही, मैं आपसे वही कह रहा हूँ भैया। अब वो तो परिशिष्ट के बाहर आपके पास जानकारी होगी। नहीं, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनी जाएगी। ये जो 722 आरोपी हैं ये चिन्हांकित अब तक हुए हैं, और उसमें से 375 आरोपी हैं वो गिरफ्तार भी हुए। अन्य की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है, अन्य की खोज की प्रक्रिया भी जारी है। अब ये जियो स्पेशल, इसमें बाउंड्रीज नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये स्थानीय प्रदेश की पुलिस भी इस पे पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में UHM साहब ने और हमारे होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल की होम मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा अभियान इस पर किया है। दुनिया का सबसे अच्छा अभियान अगर साइबर क्राइम के लिए कहीं किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वो भारत की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत मेरे प्रश्न का एक पार्ट बच गया, चूंकि आप शायद उसी बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास छत्तीसगढ़ विशेषज्ञता क्या है? छत्तीसगढ़ पुलिस के पास क्या प्रयास किए हैं, क्या विशेषज्ञता? भारत सरकार जो कर रही है, आप साधुवाद के पात्र हैं उसके लिए। बाकी को पकड़ने के लिए मैंने पूछा, जब प्रयास कर रहे हैं ठीक है, मैं कन्विंस हूं उनसे, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इन घटनाओं के बाद खुद की क्या विशेषज्ञता है, एक, और दूसरा, इसी सदन में क्या साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई थी, और यदि हुई थी तो कितने साइबर थाने खोले गए, कितने की घोषणा हुई थी और कितने साइबर थाने खोले गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो केंद्र की बात कही वो इसलिए कही क्योंकि साइबर अपराध ये राज्य का विषय नहीं है खाली, और राज्य तक सीमित नहीं होता है। ये राज्य के अंदर कहीं एक स्थान पर होने वाली घटना नहीं होती है, इसका आरोपी कहीं दूर दूसरे प्रदेश में बैठा होता है। इसलिए पूरे
देश के संदर्भ में सोचना और यहाँ तक कि पूरे विश्व को एक साथ मिला करके सोचने की इसमें आवश्यकता है। मैं वो बता रहा था। माननीय सदस्य महोदय का जो कहना है स्पेसिफिक उस विषय पर मैं आ जाता हूँ। राज्य में नई सरकार बनने के बाद एक साइबर भवन का निर्माण कराया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया। 2,77,00,000 की लागत से वो भवन तैयार करा करके उसमें लाइसेंस नवीनीकरण जितने पुराने बचे थे 1,46,00,000 में वो किए गए। फिर 51 लाख के और नए सॉफ्टवेयर आदि खरीदे गए। उन सॉफ्टवेयर्स में भी विशेषज्ञता के लिए आप कहेंगे तो इस सारे इक्विपमेंट जो हमारे पास उपलब्ध हैं, यूनिफाइड फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस वहाँ पर है, XRY मोबाइल फॉरेंसिक किट वहाँ पर है, मैग्नेट एक्सियम कंप्लीट वहाँ पर डिटेक्शन के लिए, डिस्क स्टोरेज के डिटेक्शन के लिए वहाँ पर है, फॉरेंसिक टूल किट वहाँ पर है। एक मिनट इंटरप्ट करूं। भवन बनाना इक्विपमेंट आप बता रहे हैं, जो मेरी जानकारी है इक्विपमेंट का संचालन, इक्विपमेंट को देखना और उसके एक्सपर्ट, जब एक्सपर्ट होंगे तब आप इन सारे संसाधनों का उपयोग होगा जिसकी आप गिनती कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था, विशेषज्ञता में आपने इक्विपमेंट जुटा लिए, बढ़िया। विशेषज्ञ विभिन्न समाचार पत्रों में सब में ये छपा है कि छत्तीसगढ़ में साइबर विशेषज्ञ नहीं है किसी तरह के। ये बात आप बताएंगे कि ये सत्य है कि असत्य है? छपने पर मैं नहीं जा रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ सिर्फ उसका। तो मशीन भवन एक अलग चीजें हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए विशेषज्ञता एक दूसरा विषय है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि साइबर थाने खोलने की घोषणा इस सदन में हुई थी क्या? कितने थाने खोलने की घोषणा हुई थी और कितने खुले? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर साइबर पुलिस थाना, राज्य स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन जो 1930 है वो राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसका संचालन सभी राज्यों को स्वयं करना पड़ता है, वह भी यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। 5 हमारी जो रेंज हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, 5 रेंजों में थाना को और अपग्रेड किया गया है और आगे बढ़ाया गया। साइबर थाने हैं स्पेसिफिकली उसमें, और समस्त जिलों में सभी एक साइबर सेल का भी निर्माण हुआ है। ये सब मिलकर के ये संस्था काम कर रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा जो आपसे मैं कहना चाह रहा था कि आगे भी इस विषय को ले जाने के लिए जो स्टाफ वहाँ पर नियुक्त है, साइबर क्राइम के लिए स्पेसिफिकली कोई नियुक्ति होती है ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो हमारे लोग हैं उसमें से ही हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि 5,000 हमको साइबर कमांडोज बनाने हैं, तो उसमें 6 लोग कमांडो की ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं। वो भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। 6 महीने का बड़ा नेशनल लेवल का एक ट्रेनिंग होता है। IIIT हमारा नया रायपुर, वहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर, तो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही साथ 5 एक्सपर्ट्स हमने अभी एंगेज करने की प्रक्रिया बढ़ाई है। और जो हमारे लोग यहाँ पर पहले से उपस्थित हैं, जिनको अन्य ट्रेनिंग I4C के माध्यम से दी गई है, वो सब इसमें कार्यरत है। ठीक है। एक आखिरी पूछ लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के प्रश्न से जो समझा कि आपकी विशेषज्ञता को जो मैं पूछ रहा था, तो आपने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं, नेशनल ग्रिड में उनकी ट्रेनिंग हो रही है और कुछ जगह आप खुद भी कर रहे हैं। अभी एक और उत्तर आ रहा था कि हमने विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग में भेजा है। मैं स्पेसिफिक पूछा हूं कि आज की तारीख में जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने पैसे की ठगी हुई है, इन सब की जांच पड़ताल समय में हो। अपने पास इस तरह के इतने विशेषज्ञ हैं या इतने विशेषज्ञों की जरूरत है और इतने विशेषज्ञों की हम भर्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता था। एक दूसरा, मेरी जानकारी ये है कि इस सदन में 5 जो आपके रेंज है उसमें 5 साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई थी। अब ये साइबर थाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तत्कालीन गृह मंत्री या वो लोग जाने कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैं तो जानूंगा नहीं। और उसमें एक जगह शायद खोले गए हैं जिसमें भी कोई नियुक्ति नहीं हुई, जो मेरी जानकारी है। तो जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि इन चीज़ों के निपटने के लिए इस तरह के विशेषज्ञ की जरूरत है। ट्रेनिंग व्रेनिंग तो ठीक है, दिल्ली सरकार दे रही है, आप करवाइए, अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो विशेषज्ञता की जरूरत है वो हमारे पास इतने हैं इस तरह के लोग, और इतना हम भर्ती करने जा रहे हैं, या ये स्पेसिफिक मैं जानना चाहता था। और आप माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर थाने के बारे में बताइए, साइबर सेल के बारे में नहीं। साइबर थाने खोलने की बात कही थी कि साइबर सेल खोलने की बात कही थी?
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ और बिल्कुल स्पष्टता से स्पेसिफिकली मैंने वही बात कही माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें साइबर क्राइम के लिए अलग से कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है। जो लोग हैं उपस्थित उन्हीं से होना है। और इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि 5 रेंज में साइबर थाने हैं और उसमें 69 लोग कार्यरत हैं। ये पूर्व से पुलिस विभाग में कार्यरत लोग ही हैं जो उस दिशा में एक्सपर्ट हो सकते हैं, उनको रखा गया है। इसमें मैंने बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक अभी रिसेंट में भी और 2 साल पूर्व भी I4C जब से प्रारंभ हुआ है 2022 से I4C प्रारंभ हो जाने के बाद ये भारत सरकार की बड़ी संस्था है और ये बड़ा अभियान है भारत सरकार का। सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ऐसा बनाया गया। इसी के माध्यम से प्रशिक्षण, एक छोटे कालखंड का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 129 लोग छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित हुए और वो कार्यरत हैं। बाकी 5 रेंजों में 5 साइबर थाने हैं, 69 लोग उसमें कार्यरत हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और 5 विशेषज्ञों की नियुक्ति का जो विषय है अटैच किए जाएंगे, वो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होगी, वो अटैच किए जाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। तो श्रीमती भावना नहीं, बस हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 हुई 168 श्रीमती भावना वोरा जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और संयोग ऐसा है कि आखिरी 5 मिनट ही मुझे मिलते हैं, तो फिर से मैं मेन प्रश्न में ही आना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय जी। पिछले जब से सत्र शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग जो 50 सड़कें हमारे क्षेत्र में आती हैं उसमें से 37 सड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जर्जर है और पूरा 15 विधानसभा की लगभग स्थिति यही है महोदय जी। तो मैं इसमें एक जानकारी मैं देना चाहूँगी मंत्री जी को, हालांकि उनको इस विषय में ज्ञात होगा कि विभाग से पिछले 1 वर्ष में 4 बार विभागीय इसमें प्रस्ताव आ चुका है कि इन सड़कों की मरम्मत की ज़रूरत है, सड़कों के निर्माण की ज़रूरत है। जो दिनांक ये जनवरी 2024, जुलाई 2024, नवंबर 2024 और जनवरी में 2025 में 4 बार विभाग से प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन 37 में से सिर्फ 4 सड़कों की स्वीकृति अभी अंतिम जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिली है। तो मैं पूछना यही चाहूँगी महोदय जी कि विभाग इसको लेकर के कितना गंभीर है कि विभागीय अगर किसी विषय पे जानकारी लगातार 4 बार आ रही क्रमशः, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे मंत्री जी के विभाग से जो भी संबंधित अधिकारी होंगे कम से कम उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि लगातार जो विषय आ रहे तो निश्चित ही वो गंभीर होगा। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि 4 बार आने के बाद भी इस विषय पे गंभीरता क्यों नहीं ली गई? 37 सड़कों में अगर स्वीकृति हुई तो सिर्फ 4 सड़कों की स्वीकृति क्यों हुई और बाकी सड़कों की स्वीकृति की क्या स्थिति, कब तक वो हो पाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समूचे प्रदेश में ही 56 सड़कें स्वीकृत हैं। 56 सड़कों में से 4 सड़कें माननीय सदस्य महोदया के विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में स्वीकृत हैं और बाकी पूरे प्रदेश में है शेष 56 सड़कें जो हैं। और उसमें विशेष रूप से वित्त के जो प्रावधान हैं, वित्त की जो अनुमति है, स्वीकृति है, प्राप्ति है, उसके आधार पर होना है उसको। तो निर्णय ये है कि आपके माध्यम से भेजे गए प्रत्येक पत्र मेरे हाथ में है और इन सारे पत्रों को प्रावधानित करके वित्त विभाग में भी भेजा हुआ है। इसका अंतिम निर्णय जब हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जब विषय आता है हम वित्त विभाग से बात करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि जो संबंधित विभाग है वहाँ से हमारे पास लेटर फॉरवर्ड नहीं हुआ है, फाइल फॉरवर्ड नहीं हुई है। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमें वित्त विभाग में कब जाना है और जहाँ पे हमने फाइल दी है अपनी जो उसका प्रथम चरण जो विभाग है वहाँ पर तो दोनों में तालमेल नहीं होने से महोदय जी हमको काम में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और यही स्थिति सिर्फ नए निर्माण सड़कों की नहीं है, जो सड़कें जो जर्जर हो गई जिनकी संख्या लगभग 35 के आसपास है, जिनका 5 साल से ऊपर मरम्मत हो गया है, उनके भी प्रस्ताव कई बार आवेदन आ चुके हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत 5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं हुई है। और स्थिति ये है कि बारिश के मौसम में जो गाड़ियां गन्ने की निकलती, कई बार ट्रैक्टर पलट करके, बहुत सारी गाड़ियां पलट करके दुर्घटना ग्रसित हो चुकी हैं। तो कृपया से संज्ञान में लेकर के ये ज़रूर एक बार मुझे जानकारी अगर हो पाए तो दे पाएँ कि कब तक ये चीज़ें आगे हो पाएंगी, क्योंकि सड़कों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और स्थिति बहुत जर्जर है सड़कों की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय सदस्य महोदया की चिंता है और उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी बजट में था और उसमें से 6 सड़कें भी पंडरिया विधानसभा की ली गई हैं और उन 6 सड़कों पर काम मैं सोचता हूँ शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा। शेष जितनी भी